हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय बैक चैनल। दोस्तों, आज है 23 जनवरी और आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल और इंडियन एक्सप्रेस में छपे हुए आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अनडिफिटेड फोर्ट ऑफ इंडिया, देखो कुछ ऐसे फोर्ट है भारत में जो अनडिफाइंड है, तो हम उसके से रिलेटेड हैं, उसको देखने वाले हैं। और ये आर्ट एंड कल्चर के जीएस पेपर 1 से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सेकंड देखेंगे चाइना का मेगा डैम प्रोजेक्ट के बारे में। देखो ये तो अगर देखा जाए तो जियोग्राफी से भी रिलेटेड है और दूसरी आईआर से भी रिलेटेड है, तो हम आईआर और जियोग्राफी दोनों में इसको हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड देखेंगे स्टेटहुड ऑफ द मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। सेवन सिस्टर के तीन है, जो ये जो स्टेटहुड आया था मणिपुरी, मेघालय, त्रिपुरा 1972 के, तो हम इससे गवर्नमेंट से रिलेटेड रख सकते हैं। और फोर्थ देखेंगे एससी एंड 30% वुमेन्स का रिजर्वेशन, तो ये भी हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एंड फिफ्थ में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस बैच जीएस पेपर 1 से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फोर्ट दैट द वेयर द नेवर द कंक्रीट। देखिए कुछ ऐसे जो फोर्ट है जिनको हम अनडिफिटेड रखे हैं। अब कौन कौन से फोर्ट है उसके बारे में हम देख रहे हैं। और ये कहाँ पर है, फर्स्ट पोस्ट हुआ था और ये 8 जनवरी का देख रहे हैं पोस्ट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि अनुज की जो पोस्ट की जा रही है तो न्यूज में हम देखते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारा द हिंदू का आर्टिकल उसी से है। जो इंपॉर्टेंट रहता है पॉइंट प्रीलिम्स के लिए उस चीज को हम लेकर आते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला जो अनडिफिटेड जो फोर्ट्स है वो है जंजीरा फोर्ट। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। ये कब बना था? तो मलिक अंबर ने इसको बनवाया था और ये 16th सेंचुरी में बनाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि जो इसका जो लोकेशन है ना, इसे हम आइलैंड फोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीटली चारों साइड से ये अरबियन सी से पूरी तरह से क्या है, घिरा हुआ है। और ये रोबस्ट जो है, इसकी जो थिक वॉल होती है, पूरी तरह से वॉल जो इसकी जो है पूरी तरह से थिक है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि सी फेसिंग है, समुद्र के किनारे हैं, समुद्र चारों साइड से समुद्र है, बीच में ये बना हुआ फोर्ट है। रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है जो बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पर एक चीज और बात ये कि नेवर डिफीटेड बाय पोर्टुगीज, ये याद रखिएगा, मराठा एंड ब्रिटिश ने भी यहाँ पे कभी भी रिजल्ट आया है कि लोग कभी यहाँ हारे नहीं। अब देखो ये आप फोर्ट को देख लो, पूरा चारों साइड से समुद्र और समुद्र के बीच में ये है। ये जंजीरा फोर्ट है जो महाराष्ट्र में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट। ठीक है, दूसरा है मेहनगढ़ का फोर्ट, राजस्थान में ये फोर्ट है। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे राव जोधा, और ये 1459 में ईस्वी में बना हुआ था। सबसे अगर बात करें स्ट्रेटजी लोकेशन की, तो ये स्टीप हिल टॉप है, पूरी तरह से जोधपुर के ऊपरी हिस्सा पर है ये पूरी तरह से। और ये देखा जाए तो यहाँ पर जो डिफेंसेस क्या है, मैसिव वॉल है और नैरो साइज जिगजैग एंट्रेंस भी बनाए गए हैं। और आर्किटेक्चरल अगर इंजीनियरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो स्टीप है अप्रोच करते हैं पूरी तरह से गेट को इलेवेट की तरह। और रिजल्ट ये आता है कि रिमेन्स अनकॉन्क्वर्ड इन द बैटल, हमेशा ये बैटल में देखने को मिला। अब देखो दूसरी ये चीजें आप देख सकते हो, ये पूरी तरह से ये क्या है, ये एरिया है और इससे पूरी तरह से ये फोर्ट बना हुआ है, तो बहुत ही जबरदस्त है राजस्थान में। तो याद रखिएगा, पहला हमने फोर्ट बात किया वो है मुंबई में, दूसरा राजस्थान में। ठीक है, अब हम तीसरा की बात करते हैं। तो तीसरा अगर हमारा बात करते हैं वो है जैसलमेर का फोर्ट, जिसे ये भी राजस्थान में है। और इसे बनाने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था रावल जैसल, इसीलिए इसका नाम जैसलमेर पड़ा। यानी जैसलमेर एक सिटी जो है, वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रावल जैसल। अब ये कब बना था? 1156 में, यानी 1156 की ईस्वी में। स्ट्रेटजी लोकेशन की अगर बात करें ना भाई, तो ये डिजर्ट फादर थार के लिए है, वो बहुत ही डिफिकल्ट करता है। और इसकी जो वॉल होती है बहुत हाई है, मल्टीपल गेट्स बनाए गए हैं और 45 बेसन पर है। अगर इसकी आर्किटेक्चरल में बात करें तो मेज लाइक स्ट्रीट है यहाँ पर, और अटैकिंग फोर्सेस भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब रिजल्ट क्या होता है? विद द स्टूड ऑफ द रिपीटेड सिख एंड नेवर कैप्चर द मिलिट्री, इवन द डिफेंडेंट अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ पे हार गए। ठीक है, ये चीजें आप देख सकते हो, गजब का, मतलब क्या ही भाई बोला जाता है। राजस्थान में फोर्ट ये बहुत है, देख रहे हैं, जबरदस्त ये फोर्ट है पूरी तरह से चारों तरफ। बीच में आप देख रहे हैं पूरे बिल्डिंग बन गई है, घर बन गए, लोग वहां पर रहने लगे। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं कंबलगढ़ फोर्ट। ये कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में फोर्ट है। ठीक है, किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है, 1458 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और स्ट्रेटजी लोकेशन की बात करते हैं, हरावली हिल्स के रेंज पर है, जो पूरी तरह से नेचुरल डिफेंस है। और ये 36 किलोमीटर लॉन्ग इसकी वॉल है, मल्टीपल डिफेंसिव लेयर बनाई गई है। और रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात करें भाई, तो यहाँ पर जो फेल्स वंस है ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी एंड नॉट अ कंस्ट्रेंट। रिजल्ट ये है कि नेवर टेकन बाय डायरेक्ट मिलिट्री असल्ट, किसी मिलिट्री के द्वारा डायरेक्ट नहीं हो पाए। ये चीजें देखो, मतलब ये पूरा ऊंचा पर बनाया गया भाई, इतना दूर, यानी ये इसे चढ़ कर जाना पड़ता है, इतनी ऊंचाई फोर्ट है। ठीक है,
तो कुंभलगढ़ फोर्ट समझ में आया। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। देखो मैंने बनाया कि रेफरेंस ऑफ इंडियन फोर्ट्स, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है कि जंजीरा फोर्ट महाराष्ट्र में, मैंने अभी बोला एकदम सही है, पहला वाला जो मैंने पढ़ा है। दूसरा है मेहरगढ़ फोर्ट, अभी मैंने बताया ये भी सही है, ठीक। जैसलमेर का फोर्ट, अभी देखो भाई ये गुजरात तो मैंने नाम ही नहीं लिया ना, हमने सिर्फ मुंबई नाम लिया है और राजस्थान लिया। राजस्थान के 3 फोर्ट बताया और मुंबई के 1 बताया, तो राजस्थान गुजरात का नाम ही नहीं लिया, तो तीसरा गलत हो गया। कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान में सही है। तो ये देखो 1, 2 और 4 यानी 3 क्वेश्चन सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, वो है हमारा चाइना ने जो हमारा हाल अप्रूव किया अ न्यू अल्ट्रा लार्ज क्लीन एनर्जी मेगा प्रोजेक्ट, जो खोज करेगा बियॉन्ड द स्केल ऑफ 3 गॉर्गेज डैम पर। अब ये लॉन्च किया है पर इंडिया ने। अब देखो यहाँ पर ये चीजें क्या है कि 3 जो गॉर्गेज डैम है वो है क्या, ये चीज पे है। तो आपको पता होगा कि यारलुंग जो है द जेंगबो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अ क्लोजियल चाइनीज मेगा डैम है, जो कम्प्लेक्स किया है पूरी तरह से, जो डेवलपमेंट करने का, जो ब्रह्मपुत्री नदी के किनारे। और ये चीज वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर फैसिलिटी कंप्लीटली दिएगा। अब इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की बात करें तो 60,000 मेगावाट ही इसकी कैपेसिटी है, नियरली 3 टाइम ऑफ कैपेसिटी ऑफ 3 गॉर्गस डैम, यानी इतने हैं 22,500 मेगावाट के 3 ऐसे। अब एनुअल जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होगा 300 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होगा, अबाउट 3 टाइम ऑफ एनुअल आउटपुट ऑफ द 3 गॉर्गस डैम। अगर बात करें एस्टिमेटेड कॉस्ट की तो यहाँ पर 1.2 ट्रिलियन युआन की खर्चा, यानी देखा जाए तो 167 बिलियन डॉलर यहाँ पर खर्चा देखा जा रहा है, और नियरली 5 टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ 3 गंगेज प्रोजेक्ट। अब जियोग्राफिकल एडवांटेज की बात करें तो यूटिलाइज द ग्रेट बैंड ऑफ द यारलुंग जम्बो रिवर्स, जहाँ पे 2000 मीटर ड्रॉप ओवर द 1500 किलोमीटर, प्रोवाइडिंग द एक्सपेक्टेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉसिबिलिटी। अब ये चीजें देख लो, अब ये जो है ये एक नदी है यारलुंग जेंगबो रिवर्स। अब ये चीजें यहाँ पर आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और आकर कहाँ पर ये मिल जा रही है। कहाँ पर आ रही है, ये कौन सी नदी भाई, तो यही है नदी हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी। ऐसे तो ये जो है ना, ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एंडोर हाउर प्रोजेक्ट, यहाँ भी एक प्रोजेक्ट बनाई। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है ना यहाँ पर बनाई जा रही है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि थोड़ा सा अगर चाइना न्यूज में है तो थोड़ा चाइना का पूरा आप चीज को समझ लीजिए। अब देखो एक्सपेक्टेड बेनिफिट की बात करें तो क्या है, एनर्जी एंड क्लाइमेट में 60,000 मेगावाट कैपेसिटी और 300 बिलियन किलोमीटर ईयरली इतना फायदा होने वाला है, जो चाइना के नेट जीरो गोल को सपोर्ट करेगा। इकोनॉमिक गेन की अगर बात करें तो 1.2 ट्रिलियन यूएन जो इन्वेस्टमेंट है, जो जीडीपी को बूस्ट करेगा और क्रिएट करेगा लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट पर। रीजनल एंड टेक्निकल अगर देखा जाए ग्रोथ में तो मेजर रेवेन्यू होगा टिबेटियन के लिए, और पावर सप्लाई करेगी फॉर एआई डेटा सेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। रिस्क भी होगा भाई यहाँ पर, तो डाउन स्ट्रीम रिस्क होगा पोटेंशियली। अगर देखा जाए तो ड्रॉट भी हो सकता है, सडन फ्लड भी आ सकता है फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों में, एक बड़ी समस्या है। सिस्मिक डेंजर्स भी हो सकते हैं, कभी कभी हाई अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी भी आने के चांसेस है। इकोलॉजिकल लॉस की अगर बात करें तो थ्रेट तो बायोडाइवर्सिटी एंड सेडिमेंट्री फ्लो भी होगा। कल्चरल हार्मफुल भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम सेक्टर को देखा जाए। और जियो पोलिटिकल स्टेट में बात करें तो वाटर कंट्रोल हाइटनिंग चाइना एंड इंडिया टेंशन होगा, जैसे अभी इंडिया हमारा पाकिस्तान के साथ है। अब देखो कंसर्न फॉर इंडिया के लिए, तो इंडिया को क्या कंसर्न, तो वाटर कंट्रोल, ठीक है। ड्राई सीजन फ्लो टू इंडिया मे बी फॉल अप टू 85% विद चाइना। फ्लड रिस्क की अगर बात करें तो सडन रिलाइज यानी वाटर बम, इस पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि भाई अचानक अगर छूटेगा तो फिर इंडिया में बाढ़ आने और सबसे ज्यादा नुकसान होगा। सेस्मिक एंड इकोलॉजिकल रिस्क हो सकता है, हाई अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी होगा, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट। और स्ट्रेटेजिक प्रेशर की बात करें तो लोकेटेड नियर द डिस्प्यूटेड अरुणाचल प्रदेश विथ द लिमिटेड डेटा शेयरिंग एंड इंक्रीजिंग द इंडिया द रिच सबसे ज्यादा। अब देखो यहाँ से पीआईक्यू क्वेश्चन बना था 2024 में, एक आया था क्वेश्चन, रिसेंटली द टर्म पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर is actually the appropriate discussion in the context of one of the following। क्या, इरिगेशन ऑफ टेरेस क्रॉप फील्ड, या लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल्स क्रॉप, या लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी एंड रेन वाटर। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पर कि अभी हमने किसके बारे में बात किया था, एनर्जी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलो
अब बात करते हैं स्टेटहुड ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा 1972 का जो एक्ट है। देखो यहाँ पर ये क्यों न्यूज में हुआ और ये आने का कारण क्या बना, हम इस सबसे सब बड़ी चीजें को हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो स्टेटहुड डे मनाए 21 जनवरी को। इन 3 राज्यों ने स्टेटहुड डे मनाते हैं, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। और लीगल बेसिस पर तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 माना जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1970 एक्ट के। अब ये एक्ट जो है पास हुए थे 30 दिसंबर 1971 को ये पास हुए थे 30 दिसंबर को। नॉर्थ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट, कौन 8 स्टेट है नॉर्थ इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अब कॉलोनियल स्टेटस अगर देखा जाए तो बिफोर 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ कॉलोनियल असम, असम, अरुणाचल जिसे नेफा बोलते थे, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट इसमें 2 थे, मणिपुर और त्रिपुरा। और प्रोटेक्टोरेट विथ ऑटोनॉमी के साथ जो था वो सिक्किम था, जो बिकम इंडिया स्टेट इन 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना। अब ये चीजें देखो, पूरे 8 स्टेट है। तो ये भारत में कब आया, 1975 में। 1971 में यानी 72 में कौन कौन आए थे, तो अभी बोला मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, तो ये मेघालय, ये सब के सब। तो ये चीजें आपको याद रखना, और आपको याद रखना पड़ेगा ये सब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड सिक्किम। और ये जो है ये किसका इलाका है, ये है वेस्ट बंगाल का इलाका है। ठीक है, अब देखो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल इन नॉर्थ ईस्टर्न में बात करें तो ब्रिटिश ने एंट्री की थी फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार 1824-26 में जब हुई थी, पहली बार ब्रिटिश उधर गए थे। और आसाम जो था और बिकम अ सेपरेट प्रोविंस इन 1874 में। और इसीलिए कॉलोनियल पॉलिसी के अनुसार इनर लाइन रेगुलेशन आया 1873 में, और सेपरेशन ऑफ हिल्स ट्राइबल्स एंड प्लेन पीपल को बांट दिया गया, जो हिल्स में लोग हैं उनको अलग, प्लेन में अलग। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सक्लूड एरिया एंड पार्शियल एक्सक्लूड एरिया, और ये लिमिटेड होगा पूरी तरह से जो ट्राइबल रीजन के लिए होगा। अब फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव बिफोर इंडिपेंडेंस, अब 1947 से पहले अगर देखा जाए तो जो फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन जो था, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट जो 1914 में आया, और इसमें देखा जाए तो प्रेजेंट डे में अरुणाचल प्रदेश और पार्ट ऑफ नागालैंड था। तो ये फंक्शन क्या था, अब बफर जोन की तरह काम करते थे ब्रिटिश इंडिया के लिए, जिसमें चाइना का जो तिब्बत इलाका था, म्यांमार का बर्मा था। अब ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे बाय गवर्नर ऑफ असम अंडर द ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इनके उसमें शासन किया जाता था। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की अगर बात करें तो जब देश आजाद हो गया 1947 में, तो 98% नॉर्थ स्टेट बॉर्डर जो वो इंटरनेशनल हो गया। अब इस तरह से देखा गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 में इसको रखा गया, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया और अप्लीकेबल किया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर। और नेफा एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टली क्या किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर चला गया, और गवर्नर ऑफ असम एक्ट एज एजेंट की तरह काम करने लगा। ठीक है, अब रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट फॉर्मेशन टाइमलाइन आया 1963 में। नागालैंड को एक स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ, और पोस्ट अगर वार जो वहां पर वार हुआ था, तो अब जब 1971 एक्ट आया तो मणिपुर, त्रिपुरा को स्टेट 1972 में रख दिया गया, मेघालय कर्व आउट ऑफ द असम, असम से मेघालय, और मिजोरम यूनिटरी स्टेट बना दिया गया, और नेफा जो यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश था उसका भी रखा। अब लेकिन समय बीतता गया, जब 1987 जब आया तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को ग्रांटेड दिया गया स्टेट को। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो नेक जो बना, तो इसको एक स्टेचुरी बॉडी के अंतर्गत 1971 के नेक एक्ट के अंतर्गत रखा गया, और जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग बना दिया गया। अब इनर लाइन परमिट बन जाएगी जो करेंटली अप्लीकेबल होती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। मणिपुर को भी 2019 के इनर लाइन में परमिट में ऐड किया गया। अब यहां से देखो क्वेश्चन बन सकता है, विद रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा वेर ग्रांटेड द स्टेटहुड अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रेगुलेशन एक्ट 1970। क्या बात सही है? 6 शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन अरुणाचल प्रदेश, बात सही है। इनर लाइन रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस द सर्टेन ट्राइबल एरिया, सही है। तो बताओ, इसको कमेंट करके बता दो, इतना इजी है आंसर। ठीक है,
अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने 30% वोमेन रिजर्वेशन के लिए बार एसोसिएशन बनाया था। अब क्या न्यूज में क्या हुआ है देखो, अगर न्यूज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव 24 मार्च 2025 को मैंडेट किया है कि मिनिमम 30% रिजर्वेशन होना चाहिए वोमेन लॉयर को ऑफिस बेयर्स एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के लिए, अप्लीकेबल टू डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड अदर बार एसोसिएशन अक्रॉस इंडिया। ठीक, अब जब 21 जनवरी 2026 के ऑर्डर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंप्लीकेंस रिपोर्ट्स फ्रॉम द ऑल हाई कोर्ट्स एंड ट्रिगर्ड बाय द वेटस्पेयर एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्स एंड स्पेशली अगर बात करें तो कर्नाटका के लिए। अब यहाँ पर बेंचमार्क जो आया सीजीआई जो सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बैगी है, इन्हों का डायरेक्टेड किया कि रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स collect association wise and accurate data, verify compliance with 30% mandate, where violation exist की बात की तो take a remedial step, ensure actual representation and file compliance reports and before Supreme Court. Concern noted की अगर बात करें तो election conducted ignoring women representation। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 जो है इक्वल बिफोर लॉ था प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 15 क्लास 1 और आर्टिकल 15 प्लस 3 जो है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्लस स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन के लिए, आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी अ मीनिंगफुल पार्टिसिपेट और आर्टिकल 39 ए डी जो डीपीएसपी में है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल पे के लिए देता है। जुडिशियल प्रिंसिपल की बात करें तो सब्सटेंशियल इक्वालिटी होगा, नॉट अ मेयरली फॉर्मल इक्वालिटी। ये भी दिया कि कोर्ट इंपावर करते हैं कि भाई जो कंटिन्यूटी मेंटेनेंस करे पूरी तरह से सोशल जस्टिस के लिए। अब 5 बार एसोसिएशन मैटर क्यों आया, इंस्टीट्यूशनल रोल क्या हुआ, तो देखो बार एसोसिएशन अगर देखा जाता है कि स्टेक होल्डर इन जस्टिस डिलीवरी है। इन्फ्लुएंस की बात करें तो लीगल प्रोफेशनल नॉर्म्स, एक्सेस द लीडरशिप एंड मेंटरशिप भी होगा। लॉ फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्टोरिकल में अगर देखा जाए महिलाओं के लिए तो 15 से 18% ऐसे एडवोकेट इन्वॉल्व है जो बीसीसीआई एस्टिमेट के अनुसार, तो लीडरशिप होनी चाहिए महिलाओं के लिए। तो जेंडर इम्बैलेंस को दूर करने के लिए कैरियर यहाँ पर 30% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है कोर्ट लॉयर में। अब इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो सिडाउन जो है यूएन का जो कन्वेंशन है इक्वल पार्टिसिपेट इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन और एसडीजी 5 जो है जेंडर इक्वालिटी लीडरशिप पार्टिसिपेशन को भी खोलता है। इंडियन जुडिशरी ट्रेन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है द वोमेन इन आर्म फोर्सेस, द परमानेंट कमीशन केसेस, पंचायती राज रिजर्वेशन एंड जुडिशरी सर्विस एंड रिप्रेजेंटेशन। अब रूल ऑफ रजिस्टर जनरल की बात करें तो एक्ट एज एंड इम्प्लीमेंटेड एजेंसी, ब्रिज गैप बिटवीन द जुडिशियल मैंडेट एंड ग्राउंड रियलिटी। एम्फेसिस की बात करें तो रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस बेस्ड गवर्नमेंट भी होगा। रिफ्लेक्ट शिफ्ट फ्रॉम द एडवाइजरी डायरेक्शन एंड इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन के लिए काम करेंगे। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्ट्रेंथन के लिए तो जेंडर इंक्लूजन द लीगल प्रोफेशन, अ डेमोक्रेटिक फंक्शनल ऑफ द बार बॉडीज। और इनहांस की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन होगा, अ ट्रस्ट इन जस्टिस इंस्टीट्यूशन। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए तो यूनिफॉर्म इलेक्शन, अ गाइडलाइन फॉर बार एसोसिएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटरशिप फॉर वुमेन लॉयर्स एंड पीरियोडिक कंप्लायंस ऑडिट बाय द एचसी, कल्चरल चेंजेस बियॉन्ड द न्यूमेरिकल कोटास। ठीक है, अब यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि जुडिशियल इंटरवेंशन द इंक्रीजिंग द एम एट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म रेदर देन इंडिविजुअल रिलीफ in contest the examine the Supreme Court mandate 30% of representation of women bar in association, discuss the constitutional basis, significance, challenges in implementation। अब देखो यहाँ पे 250 वर्ड में इसका आंसर लिखना है, इन 3 पेज में इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले प्रीलिम्स फोकस का पहला टॉपिक है रामायण। देखो हाल ही में 233 ईयर ओल्ड वाल्मीकि रामायण गिफ्टेड द राम कथा म्यूजियम। अब ये क्या है, किसके द्वारा, तो आदि कवि वाल्मीकि ने क्लासिकली कमेंट्री किया था जो तत्ववाहिक टीका में, तो वो महेश्वर जो तीर्थ था उसमें रिटेन की थी संस्कृत में जो देवनागरी स्क्रिप्ट था। अब डेटिंग बैक की अगर बात करें तो विक्रम संवत के अनुसार 1849 यानी 1792 में रिप्रेजेंट करता है रियल टेक्सुअल ट्रेडिशन ऑफ द रामायण। 5 प्रिंसिपल कांड्स ऑफ द एपिक थे जिसमें बालकांड, अरण्यकांड और किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्धकांड, ये 5 कांड के बारे में फिलॉसफी डेप्थ अब लिखा गया इतिहास में। दूसरा अगर बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस के तो है टैक्स सिलिका इनिशिएटिव। देखो अगर मल्टीलेटरल अगर बात करें कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क में द सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स एंड एआई में लीड बाय यूनाइटेड स्टेट। ऑब्जेक्टिव की बात की तो रिड्यूस
ठीक है। सिक्योर द ग्लोबल टेक एंड एआई सप्लाई चेन, प्रमोट करेंगे ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट को, एंड प्रोटेक्ट द सेंसिटिव टेक्नोलॉजिकल एंड बिल्ड द ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। सिग्नेटरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इसराइल, जापान, कतर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, यूएई एंड यूके। नॉन सिग्नेटरी पार्टिसिपेट की बात करें तो कनाडा, यूरोपियन यूनियन, नीदरलैंड्स एंड ओईसीडी एंड ताइवान। अब इंडिया यहाँ पर क्या करेगा, सेट टू इनवाइट टू ज्वाइन, यहाँ पर ज्वाइन करेगा। ठीक है। अब भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 की बात करें, अब ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होंगी कौन, जहां पर हमारा पावर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में टू बी हेल्ड फ्रॉम 19 से 22 मार्च 2026 न्यू दिल्ली। थीम क्या होगा, इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड कनेक्टिंग द ग्लोबली। ऑब्जेक्टिव की बात की तो टू डेलिब्रेट ऑन द फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम एंड फैसिलिटेट द क्रॉस सेक्टर डायलॉग, और यहाँ पर टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल कॉर्पोरेशन, फोस्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। इट इज अ मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क फोकसेस cooperation in semiconductor, critical minerals and artificial intelligence. The initiative is led by the United States to reduce the coercive and dependency in the global technology पर भी काम करेगा। All participate in the PAX Silica are the firm। अब बताओ इसको कमेंट करके इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो तो इस तरह से आज का हमारा आर्टिकल्स पूरी तरह से कवर हुआ। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।